नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्जे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड कंप्यूटर मरना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नाम मुश्ताक और आज हम 17 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं कंप्यूटर रिलेटेड। 17 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। हम सभी जानते हैं CPCT के एग्ज़ाम में 52 क्वेश्चन 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते हैं। और बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपना काम। बातें कम काम ज़्यादा। पहला जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है वो ये है कि यह नेटवर्क से प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने और इसकी कई प्रतियां बनाने का काम करता है, तो वो क्या होता है? जी हाँ, नेटवर्क से कोई ऐसी चीज़ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: नेटवर्क, प्लेगियरिज्म, सॉफ्टवेयर पायरेसी और साइट क्लाइंसेस पायरेसी। तो ये नेटवर्क के अंदर किसी प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने के लिए या उसको कई कॉपियाँ बनाने के लिए काम करता है। उसको हम पायरेसी या पायरेटेड कहा जाता है। सॉफ्टवेयर होते हैं वो, सॉफ्टवेयर पायरेसी उसको हम कहते हैं। ये सही आंसर इसका ये है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, आप फाइल ट्रांसफ़र और संदेशों के आदान प्रदान के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? जब आप कोई फ़ाइल भेजते हैं तो उसके लिए ब्राउज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वेब www का नहीं करते हैं, हाइपरटेक्स्ट का नहीं करते हैं, बल्कि ईमेल के माध्यम से या अटैचमेंट के माध्यम से हम कोई भी संदेश में कोई फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईमेल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में यदि सूत्र के परिणाम किसी कक्ष में यानी कि सेल में पूरी तरह दिखाई नहीं देते हैं तो वहाँ पे कौन सा एरर आता है? ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। उसमें हैज़ नाम का एरर आता है। जब ये एरर आता है तो हम कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाकर इस एरर को दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के लिखित दस्तावेज बनाने में मदद करता है, जैसे कि व्यापारिक पत्र, फर्म, ब्रोशर, फैक्स और यहाँ तक कि पेशेवर मैनुअल भी। यानी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसे किस में बनाते हैं? उसको हम वर्ड प्रोसेसर या MS वर्ड में बनाते हैं। सही आंसर है वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, 1 MB कितने के बराबर है? तो 1 MB होता है 1024 KB के बराबर। 1024 KB के बराबर। अगला जो प्रश्न है वो आता है कि बाउट दर क्या है? जी हाँ, बाउट दर, बाउट जो होता है उसको हम अंग्रेजी में लिखा हुआ है बाउट रेट। बाउट रेट का मतलब होता है बाउट दर। तो जाहिर सी बात है, बाउट दर एक नेटवर्क के अंदर डाटा को आने की गति को कहते हैं। तो ये जो होगा उसे हम ये कह सकते हैं, एक प्रकार की दर को कह सकते हैं, जो कि डाटा को आदान प्रदान करने के लिए जो रेट होती है, जिस दर में डाटा आ रहा है उसे हम बाउट दर कहते हैं। तो यहाँ पर रेट पूछी गई है कि बाउट रेट क्या है? तो रेट ऑफ या किसी चीज़ की रेट को हम बाउट रेट कहते हैं। तो रेट के नाम से इसमें आप क्वेश्चन देखें, आंसर देखें तो केवल एक सी पे ही आंसर लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, रेट एट विच द सिग्नल चेंज, यानी कि सिग्नल आते हैं अलग अलग, कभी कम कभी ज़्यादा। उस सिग्नल को चेंजेस जो हो गए कम ज़्यादा आते हैं उसी को हम बाउट रेट कहते हैं। किसी नेटवर्क के या इंटरनेट कनेक्शन के अंदर जो सिग्नल आते हैं उसकी दर को, उसकी रेट को ही हम बाउट रेट कहते हैं। तो ये रेट एट विच द सिग्नल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए वेब ब्राउज़र? कौन सा वेब ब्राउज़र है? नेटस्केप नेविगेटर के नाम से वेब ब्राउज़र होता है। बाकी के ISO लॉन्चर, ईमेल वगैरह, जो आपके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कोई सॉफ्टवेयर है तो कोई कुछ और है, लेकिन यहाँ पर ब्राउज़र नेटस्केप के नाम से ही है। सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान का प्रयोग किया गया था। तो तीसरी पीढ़ी में IC फंडामेंटल पढ़ाते हैं, IC इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक टैप स्टोरेज इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर, यानी कि मैग्नेटिक टैप का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ पे उपयोग किया गया था, या सबसे पहले किस काम के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था? तो इसका इस्तेमाल किया गया था डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि बैकअप लेने के लिए। बिल्कुल सही इसका आंसर है बैकअप। स्टोर करना मतलब बैकअप। अगला प्रश्न है कि द टर्म्स LPT इज रिलेटेड टू। LPT क्या है? LPT का मतलब होता है एक प्रिंट, मतलब प्रिंट लाइन, कुछ ऐसा लाइन प्रिंट टर्म से कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो प्रिंटर के अंदर पोर्ट होता है उस पोर्ट का नाम है LPT। तो ये जो है पैरेलल पोर्ट का नाम होता है LPT। LPT जो है पैरेलल पोर्ट से संबंधित है। LPT शब्द जो होता है उसका LPT शब्द किससे संबंधित है? तो सॉरी, वही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है
कि ए सी डी रोम इज, यानी कि एक सी डी रोम क्या है। तो सी डी रोम एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है, हम जानते हैं। तो ये एक ऑप्टिकल रोम है, ऑप्टिकल डिवाइस है। अगला प्रश्न है द कमांड टू इंसर्ट ए हेडर और फुटर इज लोकेटेड ऑन विच रिबन इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर हेडर फुटर नाम का जो ऑप्शन है, वो कमांड है, वो किस रिबन में या किस टैब में आपको ये मिलता है। तो ये हमें इंसर्ट टैब में मिलता है। बिल्कुल सही आंसर है इंसर्ट टैब। एमएस वर्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू इफ यू वांट ऑल ऑफ द स्लाइड इन ए प्रेजेंट टू हैव द सेम लुक, यानी कि सभी स्लाइड को एक साथ डिज़ाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, सेम लुक देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम सभी स्लाइड को यदि हम सेम लुक देना चाहते हैं तो उसको हम डिज़ाइन देते हैं, डिज़ाइन में जाकर के उसे हम बनाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेआउट से केवल लेआउट चेंज होता है, और जो स्लाइड जोड़ने के लिए आउटलाइन व्यू अलग व्यू होता है। व्यू काम में स्लाइड को बनाने के लिए या हेडिंग्स देखने के लिए करते हैं, और स्लाइड को एक साथ डिज़ाइन देने के लिए स्कीम डिज़ाइन, थीम या डिज़ाइन के नाम से ऑप्शन दिया होगा, वो सही आंसर होगा। तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो ऑप्शन है वो ये है कि इनपुट, अंग्रेजी पढ़ते हैं अंग्रेजी। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंटेड। इनपुट आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, उन सबको हम एक साथ मिला करके क्या कहते हैं? उन सबको हम एक साथ मिला करके, जी हाँ, कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल सही आंसर है, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू जब मिल जाता है आपस में तो उस सबको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के बाद अगला प्रश्न है इन स्काइपी खालिस्तान इन इज यूज्ड टू मेक ए वर्ड इटैलिक इन इंस्टेंट मैसेज, यानी कि स्काइप जो होता है उस स्काइप में किसी भी शब्द को या खालिस्तान किसका प्रयोग किया जाता है? तालिका संदेश में किसी भी शब्द को इटैलिक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अंडर स्कोर यदि हम लिखते हैं किसी वर्ड्स के पहले तो वो शब्द ऑटोमेटिकली इटैलिक बन जाता है मैसेंजर में। ये आप लोग जैसे कि व्हाट्सएप में स्टार लगा के आप किसी चीज़ को बोल्ड बना सकते हैं, उसी प्रकार से स्काइप के अंदर आप अंडर स्कोर के लगा करके किसी को भी आप अंडर इटैलिक बना सकते हैं। अगला है विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट ट्रीट एवरीथिंग एज ए फाइल, यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक किसी काम को फाइल के रूप में नहीं मानता है? तो दोस्तों फाइल के रूप में यानी कि हर कमांड को एक फाइल मानी जाती है, और कमांड जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। जिसमें कमांड नहीं होंगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर होगा। तो विंडोज़ में कमांड नहीं होती है, मेनू होती हैं। इसका सही आंसर बिल्कुल विंडोज़ है। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव ए आर्चिव सर्वर पेज एक्सटेंड ASP, यानी ASP फाइल जो होती है उसको हम क्या एक्सटेंशन देते हैं, उसका क्या एक्सटेंड नेम है, नया नाम क्या है? तो ASPX इसका सही नाम है, नया है ना। एक्टिव सर्वर पेज जो होता है ASP, उसका एक्सटेंड नाम जो है, नया नाम है, वो यही है ASPX, नया नाम। वैसे ASP होता है पर नया नाम ASPX है। Which of the following function key is used to move text in MS Word? MS Word के अंदर कौन सी की है जो कि टेक्स्ट को मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? जी हाँ, वो F2 शॉर्टकट की है जो कि टेक्स्ट को मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। With the smallest font size available in font size tool in the Word window, वर्ड विंडो के अंदर सबसे छोटा साइज़ क्या होता है फॉन्ट विंडो में? जी हाँ, 8 होता है और अधिकतम 72 होता है, 8 से 72। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो यही है, कहाँ गया? व्हाट इज़ द की कॉम्बिनेशंस टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, लाइन के शुरू में आने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? होम का इस्तेमाल किया जाता है लाइन के शुरू में आने के लिए, और फर्स्ट स्लाइड पे आने के लिए काउंटर प्लस होम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके आंसर होम नाम का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, लाइन के शुरू में आना है, ना कि स्लाइड के शुरू में। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है ए मॉनिटर कैन डिस्प्ले ए खालिस्तान मॉनिटर कैन डिस्प्ले फ्रॉम 16 टू ओवर 1 मिलियन डिफरेंट कलर। ऐसा कौन सा मॉनिटर है जिसके अंदर हम 16 से लेकर के 1 मिलियन तक कलर देख सकते हैं? जहाँ 16 से कम अगर किसी में आते हैं तो उसे हम कलर मॉनिटर नहीं कहते हैं, 16 से ऊपर कलर आते हैं उसको हम कलर मॉनिटर कहते हैं। तो वो कलर मॉनिटर ही है जो कि आपको कलर दिखाएगा।
ग्रे स्केल, मोनोक्रोम दोनों ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होते हैं, इसमें रंगीन नहीं आते हैं, ताकि ये कलर मॉनिटर में ही आप एक से ज़्यादा कलर को देख सकते हैं। और लाइन नाम का कोई भी मॉनिटर नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है, खाली स्थान रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि खाली स्थान जो है उसमें क्या है जो कंप्यूटर के भौतिक और मूल घटकों को प्रस्तुत करता है। तो फिजिकल चीज़ें जो होती हैं कंप्यूटर की, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, इसलिए इसमें आंसर हार्डवेयर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, द ग्रीन कलर्स जैक इन ऑडियो पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट। कंप्यूटर के अंदर जो ऑडियो पोर्ट होता है वो हरे रंग का जैक होता है, वो क्या कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कभी कंप्यूटर के पीछे देखेंगे तो आपको वहाँ पर 3 जैक मिलेंगे, उसमें एक जैक हरा होता है, तो उसको हम स्पीकर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़्यादातर बीच में होता है। ज़्यादातर आपके कंप्यूटर में पीछे आप कभी देखना सीपीयू के पीछे, वहाँ पे आपको 3 गोल गोल पिन मिलेंगे, जहाँ पे आप स्पीकर का तार लगाते हैं। वहाँ पर जो 3 जो पिन होती हैं लगाए कौन से में, ज़्यादातर बीच वाला जो होता है वो हरे कलर का होता है, और वो माइक यानी कि ऑडियो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि माइक के लिए। स्पीकर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पीकर के लिए। खाली स्थान MS Excel, खाली स्थान चार्ट शोज चेंज इन वैल्यू रिप्रेजेंटिव टू ए सेंटर पॉइंट। यानी कि एक खाली स्थान चार्ट है जो MS Excel में केंद्र बिंदु से मूल्यांकन परिवर्तन दिखाता है। केंद्र बिंदु से मतलब बीच में से, तो बीच में से कोई डाटा दिखाने वाला चार्ट रडार चार्ट होता है, जो कि मकड़ी के जाल जैसा होता है, जो बीच में डाटा को दिखाता है, कलेक्ट करता है, और रडार चार्ट होता है। अगर आप लोगों ने एक्सेल में कभी चार्ट बनाए हो तो आप ये समझ सकते हैं। नहीं बनाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एक्सेल की वीडियोस को देखिए, जहां हमने पूरे एक्सेल को धीरे धीरे समझाया है, और अभी हम उसके अंदर एक्सेल के फंक्शन समझा रहे हैं, और कुछ हद तक हमने उसमें चार्ट भी समझाए हैं, और आगे चल करके उन चार्ट को हम अलग अलग चार्ट को, प्रत्येक चार्ट को स्पेशली समझाएंगे, तो वहाँ पर आप सीख सकते हैं MS Excel को बहुत अच्छी तरीके से। अगला जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है वो ये है कि इन MS Excel रोज आर लेबल एज। MS Excel में जो रो होती हैं उनका लेबल क्या होता है। उनका लेबल 1 2 3 होता है, उनका नाम जो होता है 1 2 3 होता है, और कॉलम का लेबल ABCD में होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, और 25 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर अभी तक पूछे गए हैं। मुझे नहीं लगा उसमें एक भी क्वेश्चन कठिन हो, मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपको समझाना हो मुझे प्रैक्टिकली। सेकेंडरी वेरिएबल, सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस इज यूज्ड इन 2D चार्ट वेदर इन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में 2D चार्ट में द्वितीय लंबवत आरेख यानी कि लाइंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा चार्ट है जिसमें आरेखित लाइनें होती हैं, आरक्षित लाइनें होती हैं, वर्टिकल्स लाइनें होती हैं, कौन सा चार्ट है निम्न में से। तो इसमें से एक डेटा श्रृंखला के अन्य डेटा श्रृंखला में जब दिखाया जाता है चार्ट को, जैसे कि कॉलम चार्ट होता है ना, तो उसमें ये बताया जाता है, उस कॉलम चार्ट में कई सारे कॉलम्स होते हैं और आडी लाइंस होती हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि डाटा कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, और एक दूसरे को उसमें कंबाइन करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ अ चार्ट वेरियस फ्रॉम डाटा सीरीज टू द डाटा सीरीज बिल्कुल सही आंसर है इसका, जिसमें से अपन मतलब है कि एक डेटा श्रृंखला से अन्य डाटा श्रृंखला में तुलना करके बताया जाता है, और वो तुलना जो होती है वो आड़ी लाइनों के द्वारा ही हम पहचान पाते हैं। आपने देखा होगा अगला प्रश्न है कि MS Excel में खाली स्थान एक्सेल से पावर पॉइंट में प्रस्तुति या प्रोग्राम के रूप में विद्यमान चार्ट को आयोजित करने की अनुमति प्रदान करता है। एक ऐसा तरीका MS Excel के अंदर जो कि एक्सेल से पावर पॉइंट में प्रोग्राम के रूप में, मतलब उस प्रोग्राम बना सकते, कोडिंग कर सकते हैं, उसके रूप में विद्यमान चार्ट को आयोजित करने की अनुमति देता है। तो वो अपडेट, लिंक, कॉपी या विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस किसके द्वारा कर सकते हैं। तो अपडेट नाम का तो कोई ऑप्शन नहीं होता है MS Excel में, लिंक नाम का होता है, लेकिन उसे हाइपर लिंक कहा जाता है, और वह हाइपर लिंक एक्सेल के अंदर किसी भी अदर फाइल को लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि एक्सेल की फाइल को पावर पॉइंट में ले जाने के लिए। कॉपी से हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तब भी काम नहीं चल पाएगा। तो विजुअल बेसिक नाम का ऑप्शन जो होता है, विजुअल बेसिक नाम का एक प्रोग्राम MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने MS ऑफिस के अंदर जोड़ दिया है, जिससे आप कोडिंग करके दूसरी जगह पर फाइल को ले जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर विजुअल बेसिक बिल्कुल यही आंसर होगा, जिससे ये काम हो सकता है। अगला प्रश्न है
gaining access to a web series or other system using some time else एक account or other method is known as, यानी कि किसी अन्य के खाते का प्रयोग करके अथवा किसी अन्य विधि से वेबसाइट या दूसरे सिस्टम पर पहुंचकर प्राप्त करना, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको अपन हैकिंग करना एक बार से कहते हैं। हैकिंग यानी कि अनऑथोराइज कहा जाता है, तो उसको अनऑथोराइज एक्सेस कहा जाता है। जब आप किसी के डाटा को एक्सेस कर लेते हैं उसकी बिना अनुमति के, तो उसको हम अनऑथोराइज एक्सेस कहते हैं। इसका सही आंसर है अनऑथोराइज। जिसको आप लोग हैकिंग कहते हैं वो ऐसा ही कुछ वर्ड है, इसको हम अनऑथोराइज कहते हैं। तो हैकिंग एक आम वर्ड है और हैकिंग को यहाँ पर अनऑथोराइज कहा गया है, तो इसका याद रखें। ये एक अनऑथोराइज ऑप्शन है, तरीका है जो किसी के डाटा को उसकी बिना अनुमति के, बिना बताए हम एक्सेस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आइडेंटिफाई द वन दैट आर जनरली यूज्ड बाय द वेबसाइट टू डिफाइन अदर security and identity. Identify the one that are generally used by the website to define their security and identity. यानी कि आमतौर पर वेबसाइट द्वारा उनकी सुरक्षा के पहचान को डिफाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये इस क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है, ना जाने कितनी बार पूछा गया है, और हर बार पेपर में सीबीएसई में आता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। ये एक मतलब ये पूछा जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि अगर कोई वेबसाइट सर्वर पर पड़ी हुई है, इंटरनेट पर पड़ी हुई है, तो हम कैसे पहचानें कि ये वेबसाइट अच्छी है, बुरी है, सिक्योरिटी है कि नहीं है? तो इसके लिए एक प्रमाण पत्र, एक ऑथोराइज लेटर उनको मिलता है, जिसको हम डिजिटल सर्टिफिकेट कहते हैं या ऑनलाइन सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि ये वेबसाइट सक्सेस है, मतलब सही है। और हर वेबसाइट को समय समय पर अपने आप को रिन्यू करना पड़ता है, और उसी की वजह से वो कंप्यूटर पर खुल पाती हैं। अगर किसी वेबसाइट ने सर्टिफिकेट अपना रिन्यू नहीं कराया, तो वो हो सकता है किसी कंप्यूटर पर प्रॉपरली ओपन ना हो और ब्राउज़र बोल दे कि ये वेबसाइट आपके लिए खतरा है, इसे आप यूज ना करें। तो वो डिजिटल प्रमाणीकरण यानी कि डिजिटल सर्टिफिकेट ऐसा तरीका है जिससे हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप अच्छे से पढ़िए इसको। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स ओपन पेज सेटअप अपीयर इन एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर किस टैब के अंदर किसी भी पेज को डिज़ाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट में किस टैब के अंदर पेज सेटअप दिखाई देता है? तो पेज सेटअप को देखने के लिए हम पेज लेआउट टैब नहीं जाते हैं, और वो इसमें नहीं दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। बात की जा रही है 2007 पावर पॉइंट की, तो शायद मेरे कंप्यूटर में 2007 है नहीं, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। मेरे को लेट मी चेक, मैं चेक करता हूँ। पावर पॉइंट 2013 तो है, 7 भी है दोस्तों मेरे कंप्यूटर में। मैं 7 को ओपन करता हूँ और ये देखते हैं, जी हाँ, डिज़ाइन नाम का जो टैब है उसमें पेज सेटअप बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। ये देखिए डिज़ाइन में पेज सेटअप ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, और पावर पॉइंट का जो 2013 जो पावर पॉइंट है उसमें भी डिज़ाइन के अंदर ही है। जी बिल्कुल डिज़ाइन के अंदर ही है। स्लाइड साइज बिल्कुल सही। तो पेज सेटअप का जो ऑप्शन है वो एमएस पावर पॉइंट के 2007 में और देखा जाए तो वो डिज़ाइन टैब के अंदर ही है, बिल्कुल सही आंसर है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही आंसर है, डिज़ाइन टैब के अंदर ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी कि आपको एक एक बात ध्यान रखनी है। 2007 एमएस ऑफिस पे भी प्रैक्टिस करनी है, 2013 पे भी करनी है, 2010 पे भी करनी है ना। और आजकल तो लेटेस्ट ऑप्शन भी आ रहे हैं, 13, 16 और 19 और 21 एमएस ऑफिस का भी पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 एमएस ऑफिस 5 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है।
अब तक लोग 16 तक की बात करते थे और कहते थे कि 2019 नया एमएस ऑफिस है, लेकिन एमएस ऑफिस 2021 लेटेस्ट है जो कि 5 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओल्डेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर, निम्न में से कौन सा प्रिंटर है जो कि पुराने टाइप का प्रिंटर है। तो इसमें आप जेरोग्राफी या फ्लेक्सोग्राफी जो होता है वो नए हैं, यानी कि लेजर प्रिंटर को कहा जाता है। ग्रुबरी, स्कैनिंग ये सब नई चीज़ें हैं, लेकिन ये प्रिंटिंग मशीन जो होती है, लेटर प्रेस अब बहुत टाइम से चला आ रहा है, बहुत पुराना टाइप का प्रिंटर है, चला आ रहा है इस समय से। पहले प्रिंटर बड़े बड़े आते थे, बाद में सुधार होता गया है और छोटे छोटे बनते जा रहे हैं, तो ये है, लेकिन ये सबसे पुराना प्रिंटर है। प्रिंटेड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन रिफर्ड टू एज, यानी किसी डॉक्यूमेंट की प्रिंटेड प्रति को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। हम प्रिंटेड कॉपी को हार्ड कॉपी कहते हैं, सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं इसको, तो हार्ड कॉपी से कहा जाता है। इन एमएस वर्ड खाली स्थान बॉक्स नीड टू बी फिल्ड टू कस्टमाइज द पेपर साइज, यानी एमएस वर्ड में कागज के आकार को अनुकूलित करने के लिए कितने बॉक्सेस को भरने की जरूरत है। यदि आपको पेपर का साइज सेट करना है तो उसके 2 बॉक्सेस भरना जरूरी है, एक उसकी हाइट और एक उसकी विड्थ, तो 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। एमएस वर्ड मेजर मार्जिन फ्रॉम द एज ऑफ द पेज ऑफ द एज ऑफ खाली स्थान। तो पूछा गया है कि एमएस वर्ड में एक पेज के किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक, एक पेज से लेकर के कहाँ तक के किनारे तक मार्जिन को मापा जाता है। तो मार्जिन को नापते हैं अपन एक किनारे से बॉडी के टेक्स्ट तक। मार्जिन जो होता है, मार्जिन क्या होता है, एक पेज के किनारे से जहाँ बॉडी लिखा हुआ है मैटर वहाँ तक होता है मार्जिन। तो बॉडी के टेक्स्ट तक इसको नापा जाता है, ना कि पूरे पेज में, ना पूरे फुटर में और ना पूरे हेडर में, बल्कि ये बॉडी का टेक्स्ट जो होता है वहाँ तक इसको नापा जाता है। जैसे कि इस पेज में यहाँ से लेकर, मेरा कर्सर जो है वहाँ से लेकर इस पेज के सिरे से लेकर के जो टेक्स्ट लिखा है वहाँ तक, ये तो मार्जिन है ना, इतना मार्जिन है ना। तो किनारे से लेकर के लिखा है मैटर वहाँ तक, तो बॉडी के टेक्स्ट तक मार्जिन होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि यदि गीता अपने दोस्तों में केवल डॉक्यूमेंट में केवल एक अनुच्छेद में पहली पंक्ति इंडेंट छोड़ना चाहती है तो उसे अनुच्छेद की पहली लाइन की शुरुआत में अपना कर्सर रखना होगा और क्या दबाना होगा। जैसे वो टैब कुंजी दबाएगी, टैब बटन दबाई, कभी करके देखना एमएस वर्ड में, जैसे कि लाइन है, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ और टैब दबाऊँ तो ये 0.5 इंच आगे आ जाएगा, पहली लाइन ऑटोमेटिकली आधी इंच आगे आ जाएगी। तो टैब की का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट लाइन में इंडेंट देने के लिए। और सब में देना है तो कंट्रोल टी, ठीक है, सब में देना है तो कंट्रोल टी, और पहली लाइन में देना है तो टैब की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है। लाइन स्पेसिंग मतलब जो होता है कि पैराग्राफ के बीच में जो लाइनें होती हैं उनको बढ़ा देना, यानी कि ये पार्ट की लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर लाइन जो गैप होता है बीच में, वर्टिकल गैप होता है, उसको बढ़ा देता है। वर्टिकल स्पेस को कहते हैं, और लाइन स्पेसिंग और हॉरिजॉन्टल जो स्पेस होता है, खड़े में जो स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं कर्निंग, ठीक है। जो ऐसे गैप हो रहा है बीच में, एक दूसरे बीच में लाइन में गैप हो रहा है तो उसका अपन बोलेंगे लाइन स्पेसिंग, और जब ऐसे गैप होगा अक्षरों के बीच में, है ना, तो उसको हम कहते हैं कर्निंग। अगला ऑप्शन है, एक प्रकार का सीरियल डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए स्याही स्पिरिट डॉट के साथ अक्षर बनाता है, उसे क्या कहते हैं। ऐसा प्रिंटर डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए, एक काइंड ऑफ सीरियल डॉट मैट्रिक प्रिंटर दैट फॉर्म कैरेक्टर्स विच नॉर्मली चार्ज इंक स्प्रे। ये मतलब ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कि इंक को स्प्रे करके प्रिंटिंग करता है। तो इंक की स्प्रे करके प्रिंटिंग, इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं या कलर प्रिंटर जो होते हैं उसमें काम होता है। तो इंकजेट प्रिंटर या कलर प्रिंटर इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क ट्रैफिक का प्रबंधन और निगरानी करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क में हम किसी भी ट्रैफिक को या उसमें निगरानी रखने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो बचे आपके 2 ऑप्शन NTP और SNMP। तो SNMP इसका सही जो है वो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है जो कि इस काम के लिए
इस्तेमाल जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, ए कंसल्टेशन डायग्राम कैन हेल्प अस टू डिफाइन सिग्नल्स। एक तारामंडल का चित्र हमें संकेतों के खाली स्थान को मापने या मदद करने में मदद करता है। तो तारामंडल जो है चित्र में हमें किसको नापने की, किसको, इसके जो आयाम और फेज को, आयाम को और फेज को, यानी कि एम्पलीट्यूड एंड फेजेस को नापने की अनुमति देता है, हमारी हेल्प करता है तारामंडल। ये कंप्यूटर में से कुछ तो डाल देते मैं समझ नहीं आता। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि द कोर फंक्शनली ऑफ खाली स्थान वुड प्रोवाइडेड द मॉडल ऑफ द पाइवट टेबल। मैंने बताया था कि पाइवट टेबल जहाँ पे आपको आंसर मिल जाए उसका आप ऑप्शन बिना देखे लगा देना, समराइज ऑप्शन दिया होगा। तो यहाँ पे समराइज नहीं दिया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि इन्होंने पूछा खालिस्तान की मुख्य कार्य क्षमता पाइवट टेबल के लिए मॉडल प्रदान करेगी, तो किसकी? कार्टो की, डाटा पाइवट की, इम्प्रूव की या अनपाइवट की? तो इम्प्रूव की मुख्य कार्य क्षमता पाइवट टेबल के लिए मॉडल प्रदान करेगी, इम्प्रूव की, यानी डाटा भरा हुआ है उसकी। तो इम्प्रूव सही आंसर है। अगला है लूसी कंप्रेस, यानी कि ऐसी फाइल जो कि डाटा कंप्रेस करने पर लॉस हो जाती है, उसे कहते हैं लूसी। तो लूसी कंप्रेशन इज एन कंप्रेशन टेक्निक। लूसी कंप्रेशन हानिकारक संपीड़न, यानी कि लूसी कंप्रेशन एक कंप्रेशन तकनीक है। कौन सी? इवन और रिवर्स या रिवर्स? ये कुछ नहीं होता, इरिवर्स ही बोलेंगे, रिवर्स नहीं कहते इसको, अपन इरिवर्स ही बोलेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अब ये ऑडियो फाइल है और वो 5 MB की है, आपने उसको कंप्रेस किया और कंप्रेस करने पर वो 2 MB की या 3 MB की हो गई, लेकिन वो साइज कम तो हो जाएगा, लेकिन उसके गाने की जो क्वालिटी थी, साउंड की जो क्वालिटी थी, वो भी बदल जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार की फाइलों को हम कहते हैं लूसी। और जिन फाइलों को कंप्रेस करने पर क्वालिटी या उनकी साउंड क्वालिटी चेंज नहीं होती है, उनको कहते हैं लॉसलेस कंप्रेस फाइल। ठीक है, लॉसलेस कंप्रेस फाइल, और ये लूसी कंप्रेस फाइल होती है जो कि क्वालिटी खो देती है। तो ये कुछ नहीं है, रिवर्स नहीं होता, ये है इरिवर्सिबल फाइल जो होती है उनको कहा जाता है। आगे दिया हुआ है जेपीजी इमेज कंप्रेशन कुड बी। जेपीजी इमेज जो होती है उसमें अपन कंप्रेशन जब करेंगे तो क्या हो सकता है, जब किसी इमेज को हम छोटा बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उसके पिक्सल्स छोटे हो जाएं और इमेज क्वालिटी खो जाए, यानी कि लॉस हो जाए। तो इसलिए लॉसी एज वेल एज लॉसलेस, ये इसका सही आंसर होगा। हानिकारक के साथ साथ हानिकारक, यानी कि हो सकता है डाटा खो दे और हो सकता है ना भी खोए। तो लॉसी एज वेल एज लॉसलेस, दोनों प्रकार के काम हो सकते हैं एक्सेल के अंदर, हर इमेज के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान, अगला क्वेश्चन जो है वो यही है, एक सेकंड कुछ, हाँ, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यही है कि खाली स्थान लॉग में ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट का रिकॉर्ड होता है, जो कि ये दर्शाता है कि सिस्टम ने कैसे प्रोसेस किया है और ड्राइवर कैसे लोड हुए हैं। तो ऐसा क्या है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी इवेंट को बताता है और ये बताता रहता है कि कौन से प्रोसेस है और कौन से ड्राइवर कैसे लोड हुए हैं। तो ये ट्रैफिक लॉग जो होता है विंडोज़ के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ट्रैफिक लॉग जो होता है वो बताता है कंप्यूटर को कि किस जगह पे कौन सा डाटा कैसे स्टोर डाला गया है, कैसे वो प्रोसेस किया है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू प्रिंटर ए फाइल इन नोटपैड। नोटपैड में फाइल प्रिंट करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? प्रिंट करने के लिए Ctrl+P दबाते हैं, सही आंसर है। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अमॉन्ग गिवन। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है सबसे लेटेस्ट ओएस कौन सा है। तो इसके अंदर विंडोज़ 10 ही है हालांकि सबसे लेटेस्ट, लेकिन विंडोज़ 11 सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जो कि आप देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर में ये चला रहा हूँ, ये विंडोज़ 11 है।
जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का, लेकिन यहाँ लिस्ट में विंडोज़ 11 नहीं दिया है, इसलिए सबसे लेटेस्ट विंडोज़ 10 को यहाँ मानना होगा। आगे दिया हुआ है विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन ए स्मार्ट बटन इन विंडोज़। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है दोस्तों वो या तो विंडोज़ बटन होती है या फिर विंडोज़ प्लस ऑल्ट कंट्रोल प्लस एस्केप बटन होता है। तो कंट्रोल प्लस एस्केप बिल्कुल सही है, जो काम कंट्रोल प्लस एस्केप से होता है वही काम विंडोज़ बटन से होता है। दोनों के दोनों शॉर्टकट की एक ही हैं, सही आंसर है। आगे दिया हुआ है विंडोज़ में स्टार्ट बटन खोलने के लिए वही है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर्स कंपोनेंट में स्टार्ट टू जनरेट एक्सेस हीट वैन, यानी कंप्यूटर के घटक अतिरिक्त गर्म होते हैं, तो ऐसा कब कर सकते हैं वो? जब कंप्यूटर सिस्टम के किसी पार्ट को गर्म हो रहा है तो वो गर्म कब हो सकता है? तो पहली है संभावना कि हीट सिंक सिस्टम्स ठीक से काम कर रहा है, रैम ठीक से जुड़ी नहीं है, कंप्यूटर में उचित शक्तिशाली प्रणाली नहीं है, या बिजली की आपूर्ति के उतार चढ़ाव के कारण। तो कंप्यूटर के जो पार्ट को गर्म हो रहा है तो बिजली के पावर के कम ज़्यादा होने की वजह से नहीं होता, और रैम ठीक से जुड़ी नहीं है तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगी तो गर्म होने की बात ही पैदा नहीं होती। बच्चा आपके दो ऑप्शन, हीट सिंक ठीक से काम कर रहा है, अगर हीट सिंक ठीक से काम करेगा तो गर्म क्यों होगा? गर्म ही नहीं होगा। बच्चा आपका कंप्यूटर में उचित शक्तिशाली प्रणाली नहीं है, यानी कि देयर इज नॉट सफिशिएंट कूलिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस के अंदर सफिशिएंट कूलिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए आपके किसी पार्ट को गर्म होने की संभावना है। इसलिए कंप्यूटर के अंदर फैन वगैरह लगाए जाते हैं और वो डाटा को ठंडा करते रहते हैं। अगला जो MS वर्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि यूनिक्स में कोई प्रोसेस किसी रेगुलर किल कमांड को नज़रअंदाज करती है, तो आप उस प्रोसेस को किल करने के लिए खाली स्थान के बाद प्रोसेस ID प्रयोग करेंगे। तो मतलब किस कमांड से हम किसी प्रोसेस को बंद करेंगे? तो किसी प्रोसेस को बंद करने के लिए एक पावर लाइनक्स में किल कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, किल। आगे दिया हुआ है कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप खाली स्थान से बनी होती है, जितनी भी चिप होंगी सबकी सब सिलिकॉन से बनी होती हैं। और अगला क्वेश्चन है ट्रिपल लेयर रिकॉर्डेबल ब्लू रे डिस्क में L1 लेयर के कवर लेयर की मोटाई कितनी होती है? ये बड़ा ही अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन पूछते क्यों है मेरी समझ में नहीं आता है। ये आप CPCT का एग्ज़ाम ले रहे हैं, CPCT एग्ज़ाम में इतने टफ बच्चों से क्वेश्चन पूछना जिन्ना इंसाफी है। लेकिन ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है ऐसे क्वेश्चन से, घबराइए मत। ये क्या होता है, जो हमारी ब्लू रे डिस्क होती है जो कि देखने में CD के समान होती है, CD। ब्लू रे डिस्क में अलग अलग लेयर होती हैं, उसके अंदर 3 लेयर रहती हैं, पहली लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। तो उन्होंने पूछा है कि पहली लेयर जो होती है, पहली लेयर की मोटाई, उसका साइज़ क्या होता है? तो इसको ओमेगा में नापा जाता है, और ये 57 योगोमा या 100%, 100 ओमेगा या 75 या 65 में होता है। तो इसका आंसर 75 UM सही आंसर है, 75 UM, इसे आप याद कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, अनिल मुंबई भर में 5 परियोजना टीमों के बीच एक परियोजना बैठकर करना चाहता है। वह सभी प्रोजेक्ट लीडरों से आमने सामने बातचीत करना चाहता है। इस वर्चुअल मीटिंग के लिए उसे इनमें से किस इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करना होगा? तो उसके लिए आप लोग आजकल गूगल मीटिंग का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, जूम ऐप का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मीटिंग लेते हैं। तो क्या होता है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, वीडियो कॉलिंग, एक प्रकार की वीडियो कॉलिंग होती है, सब लोगों के साथ में बात होती है और लोगों को समझ में आता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसे वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह देंगे या कहेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का, वो ये है खाली स्थान इज एन एक्सटर्नल ऑफ टीवी ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट द्वारा टीवी का एक उदाहरण क्या है? आप इंटरनेट द्वारा टीवी देख सकते हैं hulu.com पर, आप हॉटस्टार देखते हैं उस पर देख सकते हैं, लेकिन माई स्पेस, बिग याहू ये आपके पुराने एक प्रकार की वेबसाइट हैं, लेकिन ये टीवी के लिए काम नहीं करती हैं। लेकिन हॉटस्टार, hulu.com ये आपके ऑनलाइन टीवी देखने के लिए इस्तेमाल, और भी बहुत सारे चैनल आते हैं, बहुत सारे ऐप भी आते हैं, है ना। मुझे अभी याद नहीं आ रहे क्योंकि मैं ज़्यादातर टीवी देखता नहीं हूँ, तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम नहीं, हॉटस्टार, हुलू, है ना, और ये उल्लू वगैरह जो आते हैं, पता है उल्लू.com क्या है ये, उन सब पे भी ऐसा कुछ चलता है, टीवी से संबंधित काम इस पर होते हैं, सीरियल्स आते हैं।
तो उनको हम इंटरनेट द्वारा टीवी का एक अच्छा दौर मानेंगे दोस्तों। तो आज 52 क्वेश्चन पूरे हो गए और देखा आप लोगों ने आज के पेपर में सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन ऐसा लगा जो मुझे प्रैक्टिकल आपको समझाना चाहिए, जिसकी मैं फ़ोटोज़ वगैरह आपको मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये लेयर जो होती हैं कैसे रहती हैं और ये लेयर्स किस प्रकार से काम करती हैं, इनके फ़ोटोज़ वगैरह मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे इसमें लगा है कि जो अजीब गरीब है, आपके लिए शायद मुश्किल होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन मुझे इसमें ऐसा नहीं लगा जो आपके लिए मुश्किल है आज के इस पेपर में। अगर आपने 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के जैसे मैंने बताए हैं वैसे लगाए होंगे तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों के तकरीबन 50 नंबर तो आसानी से आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सलाह भी दें, हमको सजेशन भी दें कि हम आपके लिए और क्या इम्प्रूवमेंट करें और कैसे उसमें काम करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।